इस प्रकार फ्रेडरिक पोलक ने सैद्धांतिकता और व्यावहारिकता इन दोनों को ही राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में माना है। एक अन्य विचारक विलोबी की अगर बात करें तो उसने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राज्य को, शासन को और इन दोनों के ही साथ उसके विधि यानी कानूनों को भी इसमें शामिल किया है। इस तरीके से जो अलग अलग विचारक हैं उन सभी ने अपने अपने तरीके से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के निर्धारण का प्रयास किया है। किसी ने उसके क्षेत्र को अत्यधिक संकुचित कर दिया है, किसी ने थोड़ा उसको व्यापक किया है। किंतु अगर हम वर्तमान समय से तुलना करें विषय की तो निश्चित रूप से परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जिन विचारकों ने उसके क्षेत्र का निर्धारण किया वो क्षेत्र अत्यधिक सीमित हमें नज़र आता है। उस समय यूनेस्को के द्वारा, जो कि यूएनओ की एक संस्था है, उसने भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के निर्धारण के समय माना कि राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, राजनीति विज्ञान की संस्थाएं हैं, दल समूह, जनमत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सभी को हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं, ऐसा यूनेस्को का मानना है। या यूँ कहें कि यूनेस्को के तत्वावधान में विभिन्न विचारकों ने जब विचार विमर्श किया तो उन्होंने अपनी अपनी दृष्टि से उसके अध्ययन क्षेत्र की बात करी, तो उन्होंने इन सभी चीज़ों को उसमें शामिल किया। लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से वर्तमान दृष्टि से अगर देखें या आगे हम जिस आधुनिक दृष्टिकोण पर विचार करेंगे उससे अगर हम तुलना करें तो निश्चित रूप से परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक सीमित नज़र आता है, क्योंकि उन्होंने या तो राज्य की उत्पत्ति को या उसकी संस्थाओं को या केवल सिद्धांतों को और कुछ सतही बातों को उसमें शामिल किया है। इस तरीके से अगर हम कहें तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र इतना अधिक व्यापक नहीं था, या यूँ कहें कि उनका जोर केवल राज्य के संस्थागत अध्ययन पर अधिक था, यानी संस्थाओं के अध्ययन पर अधिक था। इसी तरह अगर हम विचार करें कि राजनीति विज्ञान में उसके परंपरागत दृष्टिकोण की जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं वो कौन कौन सी थी, तो यहाँ छोटी सी बात यह है कि परंपरागत दृष्टिकोण को परंपरागत इसलिए ही कहा गया कि वो प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो परिभाषाओं का मामला हो, चाहे वो क्षेत्र का मामला हो, चाहे वो अध्ययन पद्धतियों का मामला हो, चाहे अपनी करैक्टरिस्टिक्स का यानी विशेषताओं का मामला हो, उन सभी में कहीं ना कहीं आधुनिक दृष्टिकोण की तुलना में उसका जो क्षेत्र है या बातें हैं वो संकुचित या सीमित क्षेत्र वाली रही हैं। जैसे हम अध्ययन पद्धतियों को देखें तो परंपरागत दृष्टिकोण की जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं वो भी बड़ी सीमित हैं। जैसे कुछ विचारक जो अध्ययन है वो दार्शनिक पद्धतियों के आधार पर करते हैं। जैसे प्लेटो है, उसने अपना दार्शनिक राजा की बात कही। रूसो, उसने सामान्य इच्छा की बात कही। थॉमस मोर, हीगल, टी.एच. ग्रीन, बोसांके, इन सभी विचारकों ने दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किया और उसके तहत ही राजनीति विज्ञान को समझने का प्रयास किया। जैसे प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा की बातें कही, रूसो ने सामान्य इच्छा की बात के आधार पर राज्य को, राजनीति विज्ञान को समझने का प्रयास किया या राज्य की चर्चा की। तो उन कुछ ऐसे विचारक हुए जिन्होंने अपने दर्शन के आधार पर या दार्शनिकता के आधार पर या काल्पनिकता के आधार पर इस विषय को बताने का प्रयास किया और उनकी अध्ययन पद्धतियाँ उससे प्रभावित रही। इसी तरह कोई विचारक रहे जैसे मैकियावेली, बोंदा, मॉन्टेस्क्यू, ये ऐसे विचारक थे जिन्होंने राजनीति विज्ञान का अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर किया या इतिहास को ध्यान में रखकर राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रयास किया। एक अन्य विचारक अरस्तु, जो कि द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी हैं, उन्होंने लगभग 158 संविधानों का या यूँ कहें कि लगभग 160 संविधानों का आसपास के राज्यों का अध्ययन करके राजनीति विज्ञान को समझने का प्रयास किया। तो उन्होंने जिस पद्धति का प्रयोग किया उसे तुलनात्मक पद्धति कहा जाता है। तो तुलनात्मक पद्धति के तहत भी राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में अध्ययन किए गए। इसी प्रकार से विलोबी और डिग्विट ऐसे विचारक हैं जिन्होंने विधि पद्धति का उपयोग किया या विधि के आधार पर जो है राजनीति विज्ञान को समझने का प्रयास किया। तो सामान्यतः राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जिन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया गया उनमें मुख्यतः दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और विधि पद्धति ये सामान्यतः मानी जाती हैं। अगर हम देखें कि सामान्यतः परंपरागत दृष्टिकोण को मानने वाले जो प्रमुख विचारक थे उनमें रूसो, कांट, हीगल,
टी.एच. ग्रीन, बोसांके, लास्की, ऑक्सफोर्ड, लियोस्ट्रॉस इत्यादि थे। ये कुछ ऐसे आधुनिक युग के विचारक थे जिन्होंने परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थन किया। इन विचारकों ने, जो कि आधुनिक होते हुए भी, इन्होंने परंपरागत दृष्टिकोण को सही माना और आंतरिक ज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार ही उसके क्षेत्र विशेषताएं अध्ययन पद्धतियों को स्वीकार किया था। सामान्यतः हम देखते हैं, यदि हम देखें कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की सामान्य विशेषताएं कौन सी है जिनके आधार पर विषय को परंपरागत माना गया, या ऐसी कौन सी बातें थी जिनके आधार पर राजनीति विज्ञान को परंपरावादी माना गया। अगर हम इनके अध्ययनों को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि अधिकांशतः अध्ययन काल्पनिक और दार्शनिक थे। जैसे कि हम देखें कि रूसो के द्वारा कई बात कांट, हीगल, अरस्तु, प्लेटो, इन्होंने जो बातें कही उसके अंदर कहीं ना कहीं दार्शनिकता का पुट था, काल्पनिकता का पुट था। जैसे प्लेटो हैं, उन्होंने आदर्श राज्य और दार्शनिक शासक की बात कही, तो उसमें उन्होंने काल्पनिक बातों का सहारा लिया। तो हम ये पाते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन था वो कहीं ना कहीं कल्पनात्मकता और दार्शनिकता पर आधारित था। इसी तरह उसकी दूसरी विशेषता अगर हम देखें तो उसके द्वारा जो अधिकांशतः अध्ययन पद्धतियाँ अपनाई गई वो अध्ययन पद्धतियाँ अपरिष्कृत थी, क्योंकि वो अध्ययन पद्धतियाँ या तो दार्शनिक थी या ऐतिहासिक थी। इस तरह की अध्ययन पद्धतियों के कारण परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं उन्हें अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियाँ माना गया है। नंबर 3, परंपरागत दृष्टिकोण का ज़्यादा जोर मूल्य और नैतिकता पर था, वो अधिक व्यवहारिक नहीं थे। परंपरागत दृष्टिकोण इसलिए माना गया क्योंकि उनका व्यवहारिकता पर जोर कम था, सैद्धांतिकता पर और संस्थागत अध्ययन पर उनका जोर अधिक था, और उनका जो जोर था वो राज्य के मूल्यों पर और उसकी नैतिकता पर था। इसी तरह नंबर 4, परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो अध्ययन किए गए वो अध्ययन अधिकांशतः कानूनी, औपचारिक, सतही और संस्थागत अध्ययन थे। उन अध्ययनों में संस्थाओं पर ज़्यादा जोर दिया गया, जैसे राज्य, जैसे सरकार और इसी से संबंधित अन्य उसकी संस्थाएं। उन्होंने संस्थागत अध्ययन पर अधिक जोर दिया और उसकी व्यावहारिकता की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी तरह परंपरावादियों ने राज्य को एक नैतिक संस्था माना है, और नैतिक संस्था मानते हुए ही उन्होंने राज्य का अध्ययन किया है और उसको और अधिक नैतिक बनाने का उनका प्रयास रहा है। नंबर 6, राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का उनका अध्ययन जो था वो था अत्यधिक संकुचित था। जैसे भी अभी हमने बात की कि उन्होंने केवल संकुचित इसलिए है क्योंकि जैसे मान लो राज्य और सरकार, उसके कानून, बस इतना ही अध्ययन वो करने पर उनका जोर ज़्यादा रहा है। इसी तरह अगर हम देखें तो परंपरागत दृष्टिकोण का जो अध्ययन है वो व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन माना जा सकता है, वो वस्तुनिष्ठ अध्ययन इतना अधिक नहीं था। इस तरीके से कुछ ऐसी सामान्य बातें हैं या विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम इस दृष्टिकोण को परंपरागत कहते हैं। आगे हम अगले विषय के रूप में जो चर्चा करेंगे वो है राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण पर। धन्यवाद।